बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अब खेल इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। कप्तान ने भी अडियाला जेल में बैठकर मास्टर स्ट्रोक खेला है। एक जानिब तो आज इमरान खान साहब के वकला इमरान खान साहब से अटक जेल में मिले और इमरान खान साहब की हालत ज़ार और इमरान खान साहब को कोई अच्छे हालात में नहीं रखा गया। मैं उस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन इन चीज़ों से क्या कप्तान को फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। तो कप्तान ने क्या किया है? कप्तान ने अडियाला जेल से ही काजी फाइज ईसा को एक पैगाम भेजा है। सबकी दौड़ें लग गई हैं इस पैगाम के बाद, और इस सब के अंदर कप्तान और काजी ये मामला कहां पर जाकर रुकेगा और चीफ साहब क्या करेंगे? चीफ जस्टिस हैं एक जानिब, जाहिर बात है और भी चीफ हैं। अच्छा भाई, दूसरी जानिब अगला वजीर आजम कौन होगा? इस हवाले से हामिद मीर साहब ने भी लंका ढाई है, उस पर भी बात करते हैं। बीबीसी के एंकर हैं, उन्होंने अनवारुल हक काकड़ साहब की हवाले से उनकी बड़ा अनवारुल हक काकड़ साहब कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे, बड़ी चीज़ें। अनवारुल हक काकड़ साहब इमरान खान पीटीआई के तो एक्सपर्ट हैं और रियासत का इमरान खान से मुकाबला है, रियासत बा मुकाबला इमरान खान है, ये बात भी उन्होंने कह दी हुई है। तो इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि अनवारुल हक काकड़ साहब की बोलती कैसे बंद हुई, ये भी बड़ा दिलचस्प मामला है। अच्छा, इस सब में कुछ डिटेल्स हैं, जल्दी जल्दी आपके सामने रख देता हूं। एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा हफ्ते के मुकदमात की कॉज लिस्ट जारी कर दी है। अदालत की जानिब से जारी की जाने वाली कॉज लिस्ट के मुताबिक पीटीआई के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही को हिरासत में रखने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत जुमेरात को होगी। दरखास्त की समाअत जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुसरत हिलाली इस बेंच का हिस्सा होंगी। 3 अक्टूबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की फुल कोर्ट समाअत होगी। फ्यूल प्राइस एंड टैरिफ एडजस्टमेंट के खिलाफ 1000 से ज्यादा दरखास्तों पर समाअत 2 अक्टूबर को होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा होंगे। तो जो आइंदा आने वाला एक हफ्ता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि उसमें जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की 3 रुकनी जो उसके खिलाफ फुल कोर्ट जो है समाअत जो कि ऑलरेडी चल रही थी, और इसके साथ ही साथ चौधरी परवेज इलाही को गैर कानूनी हिरासत में रखने के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट तक बिलाखिर पहुंच ही गया है। और जाहिर बात है मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है और देखते हैं कि काजी साहब की अदालत जो है वो रूल ऑफ लॉ के लिए क्या स्टैंड लेती है। एक बहुत बड़ा इम्तिहान। कप्तान वाली बात पर आते हैं। अच्छा भाई, दूसरी जानिब आप ये देखें कि अनवारुल हक काकड़ साहब को सारे एक नॉर्मल वजीर आजम जो मुंतखब होकर आता है ना अवाम की ताकत से, उस वजीर आजम वाले सारे शौक पूरे करने का कोई ऐसा इन्हें शौक चढ़ा है। शुक्र है वापस आ चुके हैं और जहाज हाथ लगा था, यूएनजीए में जाना था न्यूयॉर्क, उधर से वापसी में फिर सारे काम खत्म करके आए हैं काकड़ साहब। इंटरव्यूज भी देने का बड़ा शौक है, पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने का भी बहुत शौक है, मुंतखब नुमाइंदे करते अच्छे भी लगते हैं। और आप सिर्फ और सिर्फ जिस काम के लिए आए हैं खिदमत करें, आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया है, मनसब दिया है। ऑल्दो आप ये देखें कि एक और चीज हुई है और इलेक्शन कमीशन से भी रुजू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो ऑलरेडी एक दरखास्त आई है कि अनवारुल हक काकड़ साहब को फारग किया जाए। इसके साथ फवाद हसन, फवाद, अहद चीमा, तौकीर शाह साहब को भी फारग किया जाए, वो तो बड़ा वाज़ेह है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन में भी दरखास्त चली गई है। अनवारुल हक काकड़ साहब की कैबिनेट जो है वो जिस तरह की और जिस तरह की काकड़ साहब की स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन जाहिर बात है कि इलेक्शन कमीशन इस पर एक्शन लेगा या नहीं ये बहुत से लोगों को पहले से ही पता है। लेकिन चलें, दरखास्त तो गई ना, तारीख में ये तो रहेगा कि दरखास्त एक पेंडिंग थी और ये चीज़ें थी। अब एंकर ने सवाल पूछा कि बलूचिस्तान का बड़ा मसला वहाँ के शहरियों को गायब करना है, और जाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर अब तो सिर्फ बलूचिस्तान नहीं बल्कि बाकी कुछ पॉलिटिकल फिगर्स हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस जो है वो हो रही है। तो निगरान वजीर आजम साहब जो है उन्होंने कहा कि इंडियन कश्मीर में 8000 लोग जो हैं वो गायब हैं, यानी मकबूजा वादी, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो है, और ये हमारा मौक़िफ़ भी है, बिल्कुल वहाँ पर गायब हैं भी सही। लेकिन इसमें जो एंकर है उसने एक ही लम्हे में काकड़ साहब जो है उन्हें चुप करवाया और कहा कि इंडिया के पीएम से बात करता तो मैं कश्मीर की बात करता, पाकिस्तान के पीएम से मुखातिब हूं तो मैं अब आपके मुल्क के हवाले से बात करूंगा। लेकिन काकड़ साहब के लिए क्या? काकड़ साहब तो कह सकते हैं, काकड़ साहब ने तो कहा है कि पाकिस्तान में सहाफत भी आज़ाद है।
پاکستان میں تو صحافت اتنی اچھی انہوں نے بتا دی, مطلب ان کی باتیں سنے تو ایسے لگتا ہے رول آف لا میں تو باقی دنیا پیچھے ہے, باقی دنیا تو پاکستان سے سیکھے کہ رول آف لا کیا ہے. لیکن عوام کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, عالمی برادری کو بھی پتہ ہے, اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے یہ ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا وہیں دوسری جانب میں حامد میر صاحب کو سن رہا تھا, اور کامران خان صاحب ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ واقف حال ہیں طاقتوروں کے بھی اور دیگر بھی. تو کامران خان صاحب سے میوے گفتگو تھے عامر میر صاحب, تو اس میں بڑی دلچسپ ان کی گفتگو چل رہی تھی. ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایک سابق آرمی چیف, ایک سابق ڈی جی ISI, کچھ سابق چیف جسٹسز اور آئندہ آنے والے مستقبل کے جو چیف جسٹس ہیں, نیکسٹ چیف جسٹس, ان کمنگ چیف جسٹس, انہیں نشانہ بنانا ہے اور انہیں نشان عبرت بنانا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب, اور انہیں ایک ایگزامپل بنانا چاہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب. اب اس میں جو انہوں نے بات کی ہے, جو یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب اس وقت بہت سے لوگوں کو ابھی بھی تحریری طور پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں, لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے لکھوا لیں, دستخط کروا لیں, انگوٹھے لگوا لیں کہ میں ہی پاکستان کا اگلا وزیر اعظم ہوں, چوتھی مرتبہ میں پاکستان کا وزیر اعظم بنوں گا. اور اس وقت کاکڑ فارمولا کی بھی بات آ رہی ہے, وزارت قانون کی طرف سے سمری کی بھی بات آ رہی ہے, یہ بھی آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی ضمانت تو نہیں ہو سکتی لیکن انہیں حفاظتی تحویل میں لیا جائے, ایئرپورٹ سے ان کا چیک اپ کیا جائے, پھر ان سے جلسہ کروایا جائے, پھر انہیں سروسز اسپتال منتقل کیا جائے, صبح عدالت پیش کر دیا جائے باعزت طریقے سے. ظاہری بات ہے کہ ریاست جو ہے اس سے نواز شریف صاحب کا پھڈا نہیں رہا. جیسے عمران خان بامقابلہ ریاست ہے, کاکڑ صاحب نے بات کی تھی کچھ گھنٹے پہلے جو انٹرویو پبلش ہوا, تو نواز شریف صاحب بمقابلہ ریاست بھی کسی دور میں تھے, اب نہیں ہیں. لیکن اب یہ جو بات کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے, اور وہ کہتے تھے مجھ سے لکھوا لو, اور عمران خان صاحب بھی لکھ کے دے رہے تھے تو عمران خان صاحب بھی بن گئے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب پھر خود نہیں بن رہے. مطلب انہوں نے جو ایک کنکلوڈ کیا اور جو یہ بتانا چاہ رہے تھے, جو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے, وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے والے سے, عامر میر صاحب کا آپ کو پتہ ہے موقف, لیکن چلیں وہ تو وہی رہے گا. لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے والے سے انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ یہ بات جو ہے یہ کر رہے تھے کہ اگر وہ واپس آتے ہیں اور ان کے لیے حالات سازگار ہوتے ہیں تو یہ نواز شریف کا اپنا کوئی کمال نہیں بلکہ طاقتور حلقے جو ہیں. اور اس میں ظاہری بات ہے یہ چیز بھی بڑی واضح ہے, نواز شریف صاحب ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں واپس آ کے اقتدار میں آ کے ان سب کو میں ٹنگ دیاں گا انہوں نے. میاں صاحب تو اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں. سو لیٹس سی کہ اس وقت نظام جو ہے کیا وہ میاں صاحب جو ہیں ان کے آگے لیٹتا ہے, یا نظام جو ہے وہ اپنی جو ایک ہوتی ہے نا وقت اور اپنے جو ایک لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے نظام پر سے, وہ کہاں پر جا کر رکتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. نعیم پنجوتا صاحب ہیں, انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے اور عمران خان صاحب سے ان کی میٹنگ ہوئی, اور باقی لائرز بھی تھے. انہوں نے پہلے تو کہا کہ ہمیں ساتھ ایون ہمارے پاس کاغذ پینسل اور فائلیں تھیں جن پر سائن کروانے تھے, وہ بھی اس طرح سے ہماری تلاشیاں لی گئیں. ہم نے 2-3 مقامات پہ پوچھا عمران خان صاحب سے ملوانے سے پہلے کہ ہم کوئی دہشت گرد ہیں. اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بتایا کہ دیکھیں انہیں وہاں پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, جو آپ کی اٹک جیل ہے, انہوں نے وہاں پہ بھی خان صاحب نے ان پہ کہہ دیتا میں ادھر بھی کمفرٹیبل ہو گیا ہوں, اور ادھر بھی عمران خان صاحب کو ایک چھوٹے سے سیل میں رکھا گیا ہے, اور جو ایک بیسک چیز ہے وہ کہیں کولر, عمران خان صاحب کہ موسم ویسے ہی ٹھیک ہے, مجھے کولر کی ضرورت ہی نہیں, مجھے فیسلٹیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن جو رائٹ ہے, دیکھیں اب رائٹ کی بات آ جاتی ہے نا, عمران خان صاحب کو کمرے سے نکلنے بھی نہیں دیا جا رہا. عمران خان صاحب کو ایک کمرے میں قید کر کے جو ٹہلنے کا ایک چانس آپ کو ملتا ہے پریزن کے اندر, وہ عمران خان صاحب کو فیسلٹی نہیں دی جا رہی. اور عمران خان صاحب ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایتھلیٹ آدمی ہے, ایک انتہائی فزیکلی فٹ آدمی ہے. انہوں نے تو اٹک جیل میں بھی کہا کہ عدالت سے درخواست کریں کہ مجھے کوئی میرے سیل کے اندر ہی ورزش کے لیے کچھ نہ کچھ دے دیا جائے. تو عمران خان صاحب نے کچھ کتابیں بھی منگوائیں. عمران خان صاحب نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کتب جو ہیں وہ بھی منگوائیں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کو کوئی زیادہ اچھے حالات میں نہیں رکھا گیا, یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا ویسے جو بکس ہیں یہ ویسے آپ پڑھیے گا, کیونکہ ایک تو بک ہے مارٹن لنگز کی, محمد ہز لائف بیسڈ آن ارلیسٹ سورسز, اور دوسری کتاب جو خان صاحب نے منگوائی ہے دا ری کنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام, یہ علامہ محمد اقبال صاحب کی کتاب ہے. یہ دونوں کتابیں پڑھنے والی ہیں ویسے, اور یہ میں نے کہا چلے ویسے بھی ایک انفارمیشن کے لیے. اچھا وہیں دوسری جانب اب ذرا آتے ہیں عمران خان صاحب کے ماسٹر اسٹروک کے اوپر کہ عمران خان صاحب نے کون سا ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے, اور یہ ماسٹر اسٹروک بڑا انٹرسٹنگ ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کے واقعات کی
की तहकीकात करने वाली JIT की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए हकीकी जिम्मेदारों को बचाने की इसे कोशिश करार दे दी। मैंने आपको पहले बताया था कुछ हफ्ते पहले के 2000 सफ़हात का चालान है जो इमरान खान साहब के खिलाफ तैयार किया गया। अब ये भी खबरें आ रही है कि उसे मजीद एडअप किया गया। 3000 सफ़हात का चालान इमरान खान साहब को और PTI को 9 मई के वाकयात का JIT ने जिम्मेदार करार दिया है। इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का कहना है कि 9 मई वाकयात का तहरीक इंसाफ खुसूसन चेयरमैन से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन PTI ने गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के वाकयात की मजम्मत की। उनकी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल तौर पर गैर आईनी गैर कानूनी करार दिया। मन घड़त रिपोर्ट 9 मई वाकयात के हकीकी जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश है। तर्जुमान PTI ने कहा कि आजादाना तहकीकात तक जाली JIT's रिपोर्ट्स की कोई हैसियत नहीं। JIT की मन घड़त रिपोर्ट के खिलाफ भरपूर चाराजोई करेंगे। कानूनी महाज पर हकीकी जिम्मेदारों के तयन के लिए कानूनी, आईनी और सियासी रास्ता इख्तियार भी करेंगे। अच्छा, एक जानिब तो यह है, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कोर कमेटी के लिए कुछ मैसेजेस भेजे और अब कोर कमेटी ने आज का अपना एलामिया जारी किया है और कोर कमेटी के तमाम तर चीज़ों के ऊपर तौसीक जो उनकी होती है, जो उन पर ठप्पा लगता है, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब लगाते हैं। अब ये है वो कप्तान का अडयाला जेल में बैठकर मास्टर स्ट्रोक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास मुअर्रखा 29 सितंबर 2023। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से 90 रोज की आईनी मुद्दत में आम इंतखाबात के इनेकाद की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। कोर कमेटी कह रही है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात की कि चीफ जस्टिस जो है वो इन दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन 90 रोज की आईनी मुद्दत में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुकी हैं। कौमी असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज की मुद्दत में इंतखाबात का इनेकाद बुनियादी दस्तूरी तकाजा है। दस्तूर पर इसकी मर्जी और मंशा पर अमल दरामद यकीनी बनाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कलीदी फराइज में शामिल है। देखिए, आपके पास एक राइट, एक अलग चीज है। फर्ज क्या होता है? फर्ज वो होता है जिसकी तकमील अगर ना करें तो आप अकाउंटेबल होते हैं। और कहा है कि दस्तूर पर उसकी मर्जी और मंशा पर अमल दरामद यकीनी बनाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कलीदी फराइज में शामिल है। दस्तूर को नीचा दिखाने की रिवायत रियासत के वजूद और इस्तेहकाम के लिए निहायत तबाहकुन साबित हो सकती है। अदालत उज़्मा को इसकी बीक कनी के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से सरकारी वसाइल पर दुनिया की सैर निहायत काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान को संगीन मुआशी मुश्किलात और वसाइल की शदीद किल्लत का सामना है। निगरान हुकूमत के जिम्मे महज रोजमर्रा के उमूर सर अंजाम देना है और आजादाना इंतखाबात, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इनेकाद में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करना है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी कहा कि साफ शफाफ इंतखाबात के जरिए मुल्क के लिए निहायत तबाहकुन सियासी अदम इस्तेहकाम से निजात के बजाय निगरान वजीर आजम बैरूनी यात्रा और अहमकाना बयानबाजी से सूरत हाल की संगीनी बढ़ा रहे हैं। एक जानिब तो देखें क्या कहा है कि बैरूनी यात्रा और अहमकाना बयानबाजी, और बिल्कुल ये पता नहीं क्या ये करना क्या चाह रहे हैं। अपने आईनी मैंडेट से तजावुज करते हुए, दुनिया घूमते और कौमी वसाइल जाया करते हुए निगरान वजीर आजम को बेहिसी का मुजाहरा करने से इज्तनाब करना चाहिए। कौम को बताया जाए कि वजीर आजम के सैर तफरी के शौक पर कौमी खजाने से कितने इखराजात किए गए हैं। अच्छा, एक जानिब तो ये बात है, लेकिन जो इसका पहला हिस्सा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा रख दिया है और काजी साहब का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। कप्तान बनाम जस्टिस काजी फाइज ईसा, ये पैगाम पहुंच चुका है कि दरखास्तें आपके पास पड़ी हैं, आपका फर्ज है, दिस इज योर ड्यूटी, अपना फर्ज पूरा करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।